अब रफाल जेट्स इंडिया में बनेंगे। 3.25 लाख करोड़ रुपीस की फ्रांस के साथ डील सिर्फ जेट्स खरीदने की कहानी नहीं है, ये इंडिया के एरोस्पेस इकोसिस्टम को क्या नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की भी कोशिश है। दूसरी तरफ दुनिया भर में एआई के नाम पर आपको पता है अरबों खरबों रुपए डेटा सेंटर्स पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक नया मॉडल भी ग्रो कर रहा है और वो है मॉड्यूलर डेटा सेंटर्स। फास्ट, फ्लेक्सिबल, प्लग एंड प्ले। क्या ये ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स को चैलेंज कर सकता है? और तीसरी स्टोरी, इंडिया के फूड डिलीवरी मार्केट में एक नया टर्न आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लिपकार्ट, स्विगी और जोमेटो को चैलेंज करने की प्लानिंग कर रहा है, बट क्या वो एक सीरियस थर्ड फोर्स बन पाएगा या फिर हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी, लेट्स गेट इनटू इट। क्या इंडिया ने अपना अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस मूव ले लिया है? और क्या ये सिर्फ जेट्स खरीदने की डील है या एरोस्पेस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने की स्ट्रैटेजी? इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस के साथ 3.25 लाख करोड़ रुपीस की डील में 114 रफाल फाइटर जेट्स एक्वायर करने का रास्ता क्लियर कर दिया है। जब ये डील फाइनलाइज होगी, ये इंडिया के सबसे बड़े डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स में से एक होगी। लेकिन इस बार फोकस सिर्फ जेट्स पर नहीं है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जेट्स कहां पर बनेंगे। लेट्स एक्सप्लोर इन डिटेल्स। इंडियन एयरफोर्स का लॉन्ग पेंडिंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम फाइनली मोमेंटम पकड़ रहा है। आईएफ को आइडली 42 फाइटर स्क्वाड्रंस की जरूरत है, बट रियलिटी ये है कि उनकी स्ट्रेंथ अभी लो 30s में है। पुराने एयरक्राफ्ट जैसे कि मिग-21 अभी फेज आउट हो रहे हैं और इंडिया की सिक्योरिटी सिचुएशन तो आपको पता ही है कितनी कॉम्प्लेक्स है। नॉर्थ में चाइना, वेस्ट में पाकिस्तान, मतलब टू फ्रंट चैलेंज। इसीलिए एयर पावर गैप को फिल करना अर्जेंट हो चुका है। इन सब के बीच इंडिया ने फ्रांस के साथ एक मैसिव डील कर ली है। गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक 18 यानी कि 18 रफाल एयरक्राफ्ट फ्रांस से फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे और बाकी अप्रॉक्सीमेटली 90 एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। यही मेक इन इंडिया आर्किटेक्चर इस डील को हिस्टोरिक बना देता है। लोकल असेंबली लाइंस, इंडियन सप्लायर्स इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब इस मॉडल का हिस्सा होंगे। नाउ डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के मुताबिक पहली बार रफाल फ्रांस के बाहर सिग्निफिकेंट लोकलाइजेशन के साथ बन सकता है। उनका टारगेट 40 to 50% लोकलाइजेशन का है। आज इंडियन एयरफोर्स के पास 36 रफाल ऑलरेडी सर्विस में है। नेवी ने भी 26 रफाल एम कैरियर बेस्ड जेट्स ऑर्डर किए हैं। अगर इसमें 114 और ऐड होते हैं तो इंडिया की टोटल रफाल फ्लीट ओवर 170 एयरक्राफ्ट तक पहुंच सकती है। Indian Air Force is definitely looking forward to induct a lot more of these newer generation aircraft into our inventory, and the sooner the better. That is as far as your question is concerned. रफाल एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है विद एडवांस्ड रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये इंडिया की डेटरेंस पोस्चर को स्ट्रेंथन करता है, स्पेशली ऐसे एयर स्पेसेस में जो कि कॉन्टेस्टेड हो। साथ ही ये इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और भी ज्यादा मजबूत करता है। फ्रांस हिस्टोरिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में रिलेटिवली फ्लेक्सिबल रहा है और ये फ्लेक्सिबिलिटी क्रिटिकल भी है क्योंकि इंडिया सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, कैपेबिलिटी को भी अब्सॉर्ब करना चाहता है। बट रिमेंबर, 3.25 लाख करोड़ रुपीस एक मैसिव कैपिटल कमिटमेंट है, बट अगर इसका बड़ा हिस्सा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में सर्कुलेट होता है, से ऑन कंपोनेंट्स, एमआरओ, सप्लाई चेन, तो यही डिफेंस स्पेंडिंग एक बूस्ट भी बन सकती है। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैलेंसिंग एक्ट का भी एंगल है। इंडिया साइमल्टेनियसली इंडिजिनियस प्रोग्राम्स जैसे कि HAL तेजस और AMCA पर भी काम कर रहा है। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि क्या ये रफाल डील कैपेबिलिटी बढ़ाकर इन देसी प्रोग्राम्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएगी या फिर इन पर से पॉलिसी फोकस और कैपिटल को डाइवर्ट कर देगी? एक्चुअली इसका जो आंसर है वो डिपेंड करेगा कि डील में प्रॉमिस्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना और कैसे होता है। असेंबली अकेले ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं होती। असली फायदा तब मिलेगा जब सिस्टम्स इंटीग्रेशन, एवियोनिक्स, मटेरियल्स और इंजन टेक्नोलॉजीज में भी हमें मास्टरी मिले। तो इस 3.25 लाख करोड़ रुपीस मूव का मतलब आखिर है क्या? लगता तो यही है कि इंडिया एक अर्जेंट मिलिट्री जरूरत को लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये एयर पावर गैप्स को एड्रेस करता है, फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज को भी और मजबूत करता है, बट मोर इंपॉर्टेंटली ये एक तरीके का टेस्ट ऑफ वेदर इंडिया अपने सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्ट्स में से एक को यूज करके जेन्युइनली आत्मनिर्भर एरोस्पेस इकोसिस्टम बिल्ड कर पाता है या फिर नहीं, या
ये सिर्फ एक और मेगा इंपोर्ट डील बन के रह जाएगा। आपके हिसाब से क्या ये रफाल डील मेक इन इंडिया इन डिफेंस का टर्निंग पॉइंट हो सकता है? टाइम फॉर आवर सेकंड स्टोरी। OpenAI $50 billion, BlackRock $40 billion, Meta $10 billion, Amazon $11 billion, Microsoft $7 billion। ये सारे बड़े नाम अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं डेटा सेंटर्स बनाने में, वही डेटा सेंटर्स जो कि AI की बैकबोन होते हैं। बट व्हाट इफ आई से कि इन ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स पर हो रहे मैसिव इन्वेस्टमेंट्स के बीच अब ऐसे डेटा सेंटर भी आ गए हैं जो लेगो ब्लॉक्स जितने इजीली असेंबल हो जाते हैं। ना मैसिव कंस्ट्रक्शन, ना डीलेस, ना सालों की प्लानिंग, ना परमानेंट कॉन्क्रीट कमिटमेंट। दैट्स द आइडिया बिहाइंड मॉड्यूलर डेटा सेंटर्स। सो ये होते क्या है, इनकी पॉपुलैरिटी इतनी क्यों बढ़ रही है और क्या ये ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स से वाकई बेहतर होते हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। मॉड्यूलर डेटा सेंटर क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर हमको समझना हो तो मॉड्यूलर डेटा सेंटर बेसिकली एक रेडीमेड डेटा सेंटर बॉक्स होता है। जैसे आप घर बनाने की जगह अब रेडीमेड पोर्टेबल केबिन को खरीद सकते हो, वैसे ही ये भी एक प्री फैब्रिकेटेड यूनिट होता है जिसमें सर्वर रैक्स जहां पर डेटा स्टोर होता है, पावर बैकअप सिस्टम लाइक UPS, कूलिंग सिस्टम यानी AC टाइप सेटअप ताकि मशीन्स गर्म ना हो, एटसेट्रा, सब कुछ पहले से फिट होता है। सो मेन डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल और मॉड्यूलर डेटा सेंटर में? सो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर को स्क्रैच से डिजाइन करके बिल्ड करना पड़ता है, जिसमें एक तो टाइम लगता है प्लस खर्चीला भी होता है। मॉड्यूलर डेटा सेंटर बस एक प्लग एंड प्ले सिस्टम है, ट्रक से लाओ, इंस्टॉल करो, पावर दो और काम शुरू। Prefab lets you move faster, build your data center faster. It gives you a more reliable solution because we're building it in this kind of environment that's clean, safe, and highly tested before it goes to the site. And then we also deliver a lot of flexibility to allow you to scale your data center, to build it in unique ways that you can't do with other build methods. Modular data centers तेजी से ग्रो कर रहे हैं with the market predicted to reach over $30 billion by 2032 as per a report। तो आज के टाइम पे मॉड्यूलर डेटा सेंटर्स कौन यूज कर रहे हैं? हाइपर स्केल क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे AWS, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट प्लस एज कंप्यूटिंग ऑपरेटर्स एंड टेलीकॉम फर्म्स, और ऐसे एंटरप्राइजेस भी जिन्हें रिमोट और कंस्ट्रेन लोकेशंस में रैपिड स्केलेबल IT कैपेसिटी चाहिए होती है, मॉड्यूलर डेटा सेंटर्स को वो तेजी से अपना रहे हैं। इंडिया में की प्रोवाइडर्स एंड अडॉप्टर्स इंक्लूड नेटवेब, नेक्स्ट्रा बाय एयरटेल, योटा एंड कंट्रोल-S। अब जानते हैं कि ये इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। 3 मेजर ट्रेंड्स आर बिहाइंड दिस। फर्स्ट, AI वर्कलोड्स अब एक्सप्लोड कर रहे हैं। AI को मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए और कंपनीज इसीलिए इसके लिए जल्दी से जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। सेकेंड, एज कंप्यूटिंग भी एक्सपैंड कर रहा है। हर बिजनेस डेटा को सेंट्रलाइज्ड हाइपर स्केल फैसिलिटीज में प्रोसेस नहीं कर सकता। वो ये चाहते हैं कि ऐसे डेटा सेंटर्स हों जो यूजर्स के पास हों, वेदर दैट्स इन अ सिटी, अ फैक्ट्री और इवन रिमोट इंडस्ट्रियल साइट्स। थर्ड, स्पीड मैटर्स मोर दैन एवर। ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स को प्लान करने और बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं। मॉड्यूलर फैसिलिटीज़ को फटाफट से डिप्लॉय कर सकते हैं। कॉस्ट एंड स्केलेबिलिटी का भी एक मेजर रोल है यहाँ पर। कंपनीज कैन स्टार्ट स्मॉल और फिर मॉड्यूल्स को ऐड करके वो एक्सपैंड कर सकते हैं एज पर द डिमांड ग्रोथ। मतलब अपफ्रंट बड़े इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं होती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल एडवांटेजेस एंड द लिमिटेशंस। मैंने स्टोरी की शुरुआत में बिग टेक्स की डेटा सेंटर्स जैसे इंफ्रा पर स्पेंडिंग की बात की थी। सो मॉड्यूलर डेटा सेंटर्स भी उससे लिंक्ड है, बट इट इज़ अ लिटिल नुआंस्ड। आपको पता ही है कि जैसे जैसे बिग टेक्स बड़े डेटा सेंटर्स, चिप्स, क्लाउड कैपेसिटी एटसेट्रा पर इनॉर्मस पैसे खर्च कर रहे हैं, वैसे वैसे AI बबल से जुड़ा कंसर्न भी बढ़ता जा रहा है। टेंशन एक्चुअली ये है कि शायद कंपनीज फ्यूचर डिमांड के लिए जितनी ज़रूरत हो उससे कहीं ज़्यादा कैपेसिटी को बिल्ड कर रही हैं। अब मॉड्यूलर डेटा सेंटर इस पिक्चर में बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि इसे ज़्यादा जल्दी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक्सपैंड कर सकते हैं। ये ज़्यादा कॉस्ट और पावर एफिशिएंट भी होते हैं। ऑल्सो मान लीजिए कि आगे चल के AI रिलेटेड डिमांड स्लो हो भी जाती है, तब भी मॉड्यूलर सिस्टम्स को स्केल डाउन करना ज़्यादा ईजी हो सकता है। उन्हें रीलोकेट या रीपर्पस भी कर सकते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। बट कई कंस्ट्रेंट्स भी हैं। पावर डेंसिटी कैन बी अ लिमिटेशन डिपेंडिंग ऑन द मॉड्यूल डिज़ाइन। कूलिंग सिस्टम्स को भी काफ़ी केयरफुली बनाना पड़ता है, स्पेशली फॉर हाई परफॉर्मेंस AI वर्कलोड्स। लोकल यूटिलिटीज़ और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेशन भी काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है।
लुकिंग अहेड, जैसे जैसे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और एआई वर्कलोड्स बढ़ेगा, मॉड्यूलर डेटा सेंटर्स को कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता जाएगा थैंक्स टू इट्स स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो आपके हिसाब से मॉड्यूलर डेटा सेंटर्स का कॉन्सेप्ट कैसा है? ओके, कमिंग टू आवर लास्ट स्टोरी ऑफ द डे। अटेंशन स्विगी एंड जोमैटो। इंडिया की फूड डुओपोली को अब शायद एक पावरफुल न्यू चैलेंजर मिलने वाला है। नाउ एज पर रिपोर्ट्स, वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट इंडिया के हाईली कंपिटिटिव ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट में एंट्री लेने का सोच रहा है। मई जून में बेंगलुरु में इसका पायलट टेस्ट हो सकता है और ब्रॉडर रोल आउट लेट 2026 और अर्ली 2027 में पॉसिबल है। अगर ऐसा होता है तो ये इस सेगमेंट को क्रैक करने की फ्लिपकार्ट की दूसरी कोशिश होने वाली है। 2 सालों पहले भी इसने फूड डिलीवरी को एक्सप्लोर किया था वाया द गवर्नमेंट बैक्ड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, बट दोज प्लान्स डिड नॉट मूव फॉरवर्ड। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रेपरेशंस, कोशिशें फिर से स्टार्ट हो गए हैं कंपनी के अंदर, जैसे कि टीम बिल्डिंग और स्ट्रेटेजिक डेलिब्रेशंस। कंपनी बेसिकली ये डिसाइड कर रही है कि क्या उन्हें एक स्टैंड अलोन ऐप लॉन्च करना चाहिए या फिर ONDC के थ्रू ही ऑपरेट करना चाहिए। एंड द टाइमिंग इज नॉट रैंडम। इंडिया का फूड डिलीवरी मार्केट FY25 में $9 बिलियन से FY30 तक $25 बिलियन हो सकता है अकॉर्डिंग टू जेफरीज। दैट्स नियरली अ 3-fold एक्सपेंशन इन 5 years। एक कंपनी जो IPO लाने की तैयारी कर रही हो, उसके लिए इस तरह की एडजेंसी को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट ये एम्प्टी बैटलफील्ड तो है नहीं। इस सेक्टर को लंबे टाइम से एक टाइट डुओपोली डोमिनेट कर रही है, दैट इज जोमैटो एंड स्विगी। मार्केट का बड़ा हिस्सा इन्हीं दोनों प्लेयर्स के पास है। इनके पास डीप रेस्टोरेंट नेटवर्क्स हैं, एस्टैब्लिश्ड लॉजिस्टिक्स हैं और पावरफुल कंज्यूमर बेस भी है। बीते कई सालों में कई ऐसे प्लेयर्स आए जिन्होंने इन्हें चैलेंज करने की कोशिश की, बट दे ऑल फेल्ड। उबर ईट्स एग्जिटेड बाय सेलिंग टू जोमैटो। ओला ने कई फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया बिफोर वाइंडिंग डाउन। Amazon ने 2019 में एंट्री अटेम्प्ट की बट स्केल नहीं कर पाए। तो फ्लिपकार्ट को ऐसा क्यों लगता है कि वो इस स्पेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं? द आंसर लाइज इन प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स। फ्लिपकार्ट के पास ऑलरेडी देखा जाए तो इंडिया के लार्जेस्ट डिजिटल कंज्यूमर बेसिस में से एक है थ्रू इट्स ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस। अगर वो फूड डिलीवरी को भी ले आते हैं उसमें, तो वो अपने लाखों एग्जिस्टिंग यूजर्स को क्रॉस सेल कर सकते हैं एंड डू समथिंग Amazon could not, despite having similar advantages. ऑल्सो ई कॉमर्स अक्सर सीजनल और ओकेजन ड्रिवन होता है, वहीं फूड डिलीवरी हैबिट फॉर्मिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ये डेली ऐप एंगेजमेंट को भी बढ़ा सकता है और रिकरिंग टच पॉइंट्स को भी क्रिएट कर सकता है। और फिर आता है लॉजिस्टिक्स का रोल। फ्लिपकार्ट ने अग्रेसिवली अपने क्विक कॉमर्स आर्म फ्लिपकार्ट मिनट्स को बढ़ाया है। रिपोर्टेडली अब उनके पास ओवर 800 डार्क स्टोर्स हो भी गए हैं। कंपनी अपने रैपिड ग्रोसरी डिलीवरी के लिए जो सिस्टम बिल्ड कर रही है, फॉर एग्जांपल लास्ट माइल फ्लीट्स, माइक्रो वेयर हाउसिंग कैपेबिलिटीज, AI पावर्ड इन्वेंट्री सिस्टम्स और डिमांड फोरकास्टिंग, ये सब फूड डिलीवरी बिजनेस में भी काम आ सकते हैं। IPO नैरेटिव स्टैंड पॉइंट से डाइवर्सिफिकेशन मैटर्स अ लॉट। इन्वेस्टर्स को वो कंपनी ज्यादा पसंद होती हैं जिनके पास मोनेटाइजेशन के लिए एक से ज्यादा लीवर्स हों, जैसे कि कमीशंस, एडवर्टाइजिंग, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स और डेटा ड्रिवन टारगेटिंग। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैव मास्टर्ड ऑल दीज रेवेन्यू स्ट्रीम्स, बट यहाँ कई सारे बैरियर्स भी हैं। फूड डिलीवरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क पर टिका होता है। रेस्टोरेंट्स उन प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर करते हैं जहां पर ऑर्डर वॉल्यूम्स ज्यादा हों। कंज्यूमर्स उन प्लेटफॉर्म्स को पसंद करते हैं जहां उन्हें ज्यादा चॉइसेस मिले और फास्टर डिलीवरी भी। इस लूप को ब्रेक करने के लिए या तो अग्रेसिव डिस्काउंटिंग चाहिए होगी, या फिर एकदम अलग वैल्यू प्रोपोजिशन, या फिर एक पूरा का पूरा नया मॉडल। नाउ रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से जोमैटो और स्विगी दोनों अब ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में ओवर 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को क्लॉक कर रहे हैं, इवन एज ओवरऑल कंजम्पशन मॉडरेट्स। बट अब फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पर है। ऐसे टाइम में एक नए प्लेयर की एंट्री कंपटीशन को काफी हद तक बढ़ा सकती है, मतलब कि ज्यादा डिस्काउंट्स, ज्यादा मार्केटिंग स्पेंड्स और स्ट्रॉन्गर रेस्टोरेंट इंसेंटिव्स। आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर के लिए इसका मतलब हो सकता है फ्यूचर में बेटर डील्स, बट कंपनीज के लिए इट कुड मीन मार्जिन प्रेशर। क्या फ्लिपकार्ट, स्विगी और जोमैटो को चैलेंज दे पाएगा? व्हाट डू यू थिंक? ऑल्सो आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन देखने वाला है इन द नियर टर्म? डिफेंस, AI इंफ्रा या फिर फूड डिलीवरी? कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं कल नए मार्केट्स टुडे वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.